गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। परसेंटेज के 2 सेशंस हम कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक्स वगैरह डिस्कस करे थे परसेंटेज के। पहले सेशन में हमने डिस्कस करा था परसेंटेज और फ्रैक्शन में क्या रिलेशन है, ठीक है। वो शायद आपने घर में थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह किया होगा उसमें। उसके अलावा हमने परसेंटेज कैलकुलेशन वगैरह डिस्कस करा, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज डिस्कस करा था। उसके अलावा परसेंटेज में बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो डिस्कस करा था, ठीक है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको जो भी हमने पहले 2 सेशंस हैं उसमें थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। अपनी एनालिटिकल स्किल्स बढ़ानी है, कैलकुलेशन वगैरह आपको अपनी अच्छी करनी है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उन सारी चीज़ों में जो भी हमने बेसिक्स में डिस्कस करा उनमें आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में कई बार आया है। जैसे पीटर गॉट 30% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन, फेल्ड बाय 10 मार्क्स। 2 तरीके हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, एक तो स्कूल वाला मेथड है, बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड, या हम कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट अप्लाई करें, ठीक है। पहले स्कूल वाले मेथड से करते हैं, फिर कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट्स में आएंगे। क्योंकि पीटर के 30% मार्क्स आए मैक्सिमम मार्क्स का, तो मैक्सिमम मार्क्स को, क्योंकि 30% का बेस मैक्सिमम मार्क्स है, तो मैक्सिमम मार्क्स को कुछ एज्यूम कर सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स मान लिया 100x है, x भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन 100x एज्यूम करने से फायदा क्या होगा, पीटर के मार्क्स जो हैं वो फ्रैक्शन के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वो अपॉन में नहीं आएंगे। पीटर के मार्क्स हो गए 30x, तो फेल्ड बाय 10, और पॉल के मार्क्स बोला हुआ सेम एग्जामिनेशन में 40% ऑफ टोटल मार्क्स, तो पॉल के 40x आ गए। 10 मोर देन पास, 15 मोर देन पास, सॉरी। तो अगर हम डिफरेंस देखें पॉल और पीटर के मार्क्स में, तो डिफरेंस हो गया हमारा 10x, और मार्क्स में डिफरेंस देखें तो मार्क्स में डिफरेंस होगा 25x, ठीक है। मार्क्स में डिफरेंस 25 कैसे हो गया, अगर हमारा पासिंग ये रहा मान लिया, तो एक के पासिंग से 15 ज्यादा आए और एक के पासिंग से 10 कम आए, तो यहां से यहां पर 25 मार्क्स का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो मार्क्स में डिफरेंस हो गया 25 मार्क्स का, और x की टर्म में डिफरेंस हो गया 10x का। तो 100x की अगर वैल्यू निकाले, 10 की मल्टीप्लाई कर दें इसमें, तो 250, तो इसका मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना हो गया 250। तो ये जो मैक्सिमम मार्क्स है ये हो गया 250 मार्क्स का एग्जाम है। अब पीटर के 30% मार्क्स आए, तो पीटर के 30% का मतलब 75 मार्क्स आए इसका, क्योंकि 10% 25, 30% 75, ठीक है। हमें पूछा है पासिंग मार्क्स, तो पीटर के 75 मार्क्स आए, और 10 मार्क्स से पीटर फेल हो रखा है, हमें तो पासिंग मार्क्स पूछा है, तो 10 मार्क्स से पीटर फेल हो रखा है, तो 75 प्लस 10 पासिंग हो गया 85, बस ये आंसर हो जाएगा। ये तो थोड़ा स्कूल वाला मेथड हो गया, ट्रेडिशनल मेथड। प्रैक्टिकली अगर हम समझे, क्योंकि एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं फॉलो करना, बहुत सिंपल सा है। पीटर के 30% मार्क्स है, उसका बेस है मैक्सिमम मार्क्स। पॉल के 40% मार्क्स है, उसका भी बेस है टोटल मार्क्स मतलब मैक्सिमम मार्क्स। दोनों के मार्क्स में सीधा सीधा डिफरेंस हमें दिख रहा है 10% का, सीधा सीधा डिफरेंस दिख रहा है 10%, और एक 10 मार्क्स से फेल हुआ है और एक के पासिंग से 15 ज्यादा है, तो वो 10% 25 के इक्वल है, तो 100% हमारा 250 के बराबर होगा। क्योंकि 10% में ही डायरेक्ट माइनस करें तो डिफरेंस हमें दिख रहा है 10% का डिफरेंस 25 मार्क्स के इक्वल है, क्योंकि एक 10 मार्क्स से फेल हो रहा है और एक के पासिंग से 15 मोर है, तो 25 मार्क्स का डिफरेंस हो गया। 10% 25 के इक्विवेलेंट है, तो 100% हमारा 250 के इक्विवेलेंट होगा, तो ये मैक्सिमम मार्क्स हो गए। तो बिना पेन चलाए हम मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हैं 250, और पीटर के 30% आए तो पीटर के 75 मार्क्स आए, और 10 मार्क्स से फेल हो रखा है तो पीटर 80। बेसिकली हमें क्या करना है, क्वेश्चन में रिसर्च करनी है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, और कॉन्सेप्ट अपने इतने अच्छे से क्लियर करने हैं कि शॉर्टकट खुद से क्लियर हो जाए, खुद से तुम क्रिएट कर सको। तो इसे हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट। आपको क्वालिटी पे ज्यादा जोर देना है, क्वांटिटी पे कम। जितने भी क्वेश्चंस करें पूरा रिसर्च करके, उसमें अब डिफरेंट तरीके आपको खुद से सर्च करने हैं, और कितने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, उससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन फ्यूचर में एग्जाम में अगर आपके सामने आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2।
इन एन इलेक्शन कॉन्टेस्टेड बाय टू पार्टीज, पार्टी डी 12% ऑफ टोटल मार्क्स मोर देन पार्टी आर। तो पार्टी डी के जो मार्क्स हैं 12% ज्यादा हैं टोटल का। इस 12% का बेस क्या है? टोटल वोट्स। ठीक है, तो हमें पता है कि क्योंकि दो ही पार्टीज हैं इलेक्शन में, तो इसका मतलब टोटल तो 100% होगा। एक तो मिलेगा पार्टी डी को और एक मिलेगा पार्टी आर को। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पार्टी डी को 55% मिलता है तो दूसरे को 45% मिलेगा। सिंपल है, कॉमन सेंस। ठीक है, तो इसको 52% मिलता है तो उसको 48% मिलेगा, क्योंकि दो ही पार्टी है इलेक्शन में। ठीक है, तो परसेंटेज में इस तरीके से इसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये बोला है कि अगर इसके मान लिया x% है तो पार्टी डी के x+12% है। अब दोनों को ऐड करके तो 100 आना चाहिए, ये 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? 88x = 44। तो बेसिकली हमारा कितना हो गया? आर को 44% वोट मिले हैं, डी को 56%। तो ये आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें ये समझना है कि अगर खुद से सोचें कि 55% दूसरे को 45%, 10% का डिफरेंस है, हमें तो 12% का, इसको 56 कर दें, 6 बढ़ा दें तो ये 44, 12% का डिफरेंस आ जाएगा। खुद से भी प्रैक्टिकली सोच के कर सकते हैं। ठीक है, अब बोला कि पार्टी आर गॉट 1,32,000 वोट। पार्टी आर मतलब 44% की वैल्यू गिवन है, 44%। इससे कैंसिल करें तो ये 3 टाइम्स हो रहा है, तो 1% 3,000 के बराबर है। और हमें बोला है हाउ मेनी वोट्स डिड इट लूज द इलेक्शन। तो एक को 56% मिला, एक को 44% मिला है, तो कितने परसेंट वोट से इलेक्शन आ रहा है? 12%। डिफरेंस है 12% का। अब जब 1% 3,000 है तो 12% कितना होगा? 12 की मल्टीप्लाई करें तो 36,000। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, सिंपल है, क्योंकि दो ही कॉन्टेस्टेंट हैं, दोनों को ऐड करके 100% आना चाहिए। अगर एक x है तो एक दूसरा x+12 होगा, दोनों को ऐड करके 100 आना चाहिए। तो पार्टी आर का 44% आ गया, तो ये 56% हो गया। 100 से माइनस करें, 44% की वैल्यू गिवन थी, तो उससे 1% की वैल्यू आई 3,000। अगर हमें पूरा टोटल वोट्स निकालने होते तो 100% निकालते हम, वो 3 लाख हो जाता, लेकिन उसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास 1% आ गया और हमें पता है कि 12% वोट से वो इलेक्शन हारा है पार्टी आर। तो 1% से सीधे 12 की मल्टीप्लाई करके हमने 12% कैलकुलेट करा। ठीक है, हाँ, ये तो था क्वेश्चन नंबर 2। बात है क्वेश्चन नंबर Question number 3. In an election between two candidates, one got 55% of total valid votes and 20% of votes were invalid. अब पहले valid invalid votes का difference आपको मालूम होना चाहिए। एक तो समझना है कि मान लो कि एग्जाम्पल लेते हैं, पॉपुलेशन एक विलेज की 25,000 है, एलिजिबल वोटर्स, पूरा अच्छे से हम समझ रहे हैं, एलिजिबल वोटर्स। एलिजिबल वोटर्स किन्हें बोलते हैं? जिनकी एज जो है 18+ है, 18 साल से ज्यादा जिनकी एज है वो एलिजिबल वोटर्स होते हैं। ठीक है, एलिजिबल वोटर्स के अलावा रजिस्टर्ड वोटर्स, लेकिन सारे के सारे रजिस्टर्ड वोटर नहीं होते, वो 16,000 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और इलेक्शन के दिन वोट डालने के लिए आए वोट्स 10,000 लोग, 10,000 लोग। ठीक है, फिर हमारे पास वैलिड और इनवैलिड वोट का चक्कर होता है। वैलिड और इनवैलिड, इनवैलिड हम पूरा ऐसा इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हालांकि ये क्वेश्चन तो यहां से स्टार्ट है, लेकिन अलग अलग एग्जाम में, क्योंकि कई बार एक डेटा इंटरप्रिटेशन बैंक पीओ के एग्जाम में आया था, जिसमें पॉपुलेशन, एलिजिबल वोटर, रजिस्टर्ड वोटर्स की भी बात करी हुई थी। तो जब तक हमारा कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रैक्टिकली क्लियर ना हो तब तक हम क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो एक प्रैक्टिकली समझना है, एक विलेज है, तुम्हारा ही विलेज है, जिसमें 25,000 पॉपुलेशन है तुम्हारी। एलिजिबल वोटर्स तुम्हारे विलेज में 20,000 लोग ऐसे हैं जिनकी एज 18 से कम है, बाकी 5,000 लोग वो हैं जिनकी एज 18 से कम है, बच्चे हैं।
वोटर आईडी कार्ड केवल 16,000 लोगों का बना हुआ है, लेकिन इलेक्शन के दिन केवल 10,000 लोग ही वोट डालने के लिए आए। अब बैलेट पेपर क्या होता है, अगर इलेक्शन बैलेट पेपर के थ्रू हो रहा है, ईवीएम के थ्रू नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू, तो उसमें वैलिड इनवैलिड वोट होता है, क्योंकि हमारे पास बैलेट पेपर होता है, उसमें स्टैंप लगानी होती है प्रिस्क्राइब्ड जगह पर। अगर मान लो 2 कैंडिडेट हैं तो कई बार क्या होता है कि वोट डालने वाला इंडिविजुअल दोनों के नाम के आगे स्टैंप लगा देता है, वो वोट इनवैलिड हो जाते हैं, या बीच में स्टैंप लगा देता है या स्टैंप नहीं लगाता, वो वोट इनवैलिड हो जाते हैं। तो लास्ट में जब काउंटिंग होती है तो वो इनवैलिड वोट को किनारे फेंक दिया जाता है, वो किसी कैंडिडेट के अकाउंट में नहीं गिना जाता। ठीक है, तो इनवैलिड वोट, एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर मान लिया इनवैलिड वोट 20% होता तो 2000 इनवैलिड वोट हो जाता, तो उसको किनारे फेंक दिया जाता, वैलिड वोट हमारे पास बचता 8000। अब मान लिया एक कैंडिडेट को 51% मिला है, 2 ही कैंडिडेट है, केवल 2, 3 नहीं है, 2 हैं बस, तो दूसरे को वैलिड का 49% मिलता। अगर 52% होता तो 48% होता। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस करा कॉन्सेप्ट, पॉपुलेशन से लेकर एलिजिबल वोटर, रजिस्टर्ड वोटर, वोट्स, वैलिड वोट, इनवैलिड वोट। ठीक है, और उसके बाद एक्चुअल में कैंडिडेट को कितना कितना, इस कैंडिडेट को 4% वोट से हराया है। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस करा। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही है जिसमें बोला है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू, केवल 2 कैंडिडेट है, 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट, मतलब क्वेश्चन की शुरुआत यहां से हो रही है। तो वैलिड वोट है तो इनवैलिड भी होंगे, टोटल वोट्स भी होंगे। टोटल वोट्स तो 7500 बोला हुआ है। द नंबर ऑफ वैलिड वोट अदर कैंडिडेट गॉट, ये पूछा हुआ है। अब 20% वोट इनवैलिड है। अगर इसमें देखें वैलिड इनवैलिड 20% इनवैलिड है, तो हम समझ सकते हैं कि 10% है 750, 20% है 1500, तो 1500 वोट तो गड़बड़ हो गए, इनवैलिड है। तो प्रैक्टिकली बिना पेन चलाए भी समझ सकते थे कि इसका सीधा 20% निकालना था। 10% 750 है, 20% 1500, 1500 डायरेक्ट इससे माइनस कर लेते हैं बिना पेन चलाए, समझ जाते कि वैलिड वोट 6000 हो जाता, ये जो वैलिड वोट है ये 6000 हो जाता, प्रैक्टिकली समझे सीधा। ठीक है, वैलिड वोट सीधा हो जाता 6000, ये तो 7500 टोटल वोट्स हैं। ठीक है, अब एक कैंडिडेट को 55% मिला है, क्योंकि 2 ही कैंडिडेट हैं, एक को मिला 55%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, अदर को 45%। और हमें पूछा भी क्या है, अदर कैंडिडेट गॉट, तो 45% निकालें तो 45 इंटू 60, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2700। 45% ऑफ 6000, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2700। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 250%। पहले तो ये समझना है कि अगर कोई नंबर x है, उसे अगर 40% इंक्रीज कर रहे हैं तो x इंटू 140/100 की मल्टीप्लाई, कोई भी नंबर अपने आप में खुद का 100% होता है। या एग्जाम्पल लेते हैं 200% इंक्रीज कर रहे हैं तो x इंटू 300/100 की मल्टीप्लाई। ठीक है, या 400% इंक्रीज कर रहे हैं तो 500/100 की मल्टीप्लाई। ठीक है, तो कैलकुलेशन हमारी इस तरीके से हम परसेंटेज इंक्रीज करेंगे। तो 2 तरीके से करेंगे, एक तो ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे और दूसरा कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट। तो अगर हम फ्रैक्शन को एज्यूम करें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर n अपॉन d, ये फ्रैक्शन है। तो न्यूमरेटर ये रहा, न्यूमरेटर को 250% इंक्रीज करना है, तो जो नया फ्रैक्शन बनेगा इंक्रीज करने के बाद न्यूमरेटर इंटू 250% इंक्रीज करना है, तो 350/100 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर को 400% इंक्रीज करना है, डिनोमिनेटर इंटू 500/100 की मल्टीप्लाई। तो जो ओरिजिनल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर था, एक को 250 इंक्रीज करा तो 350 की मल्टीप्लाई, 400 इंक्रीज करा तो 500 की मल्टीप्लाई, और रिजल्टेंट कितना हुआ 7/90। और हमें ओरिजिनल फ्रैक्शन निकालना है, ओरिजिनल तो n अपॉन डी है, तो n अपॉन डी को अगर अकेला छोड़ दें तो 500 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा और 350 इधर अपॉन में आ जाएगा। ये कैंसिल करें तो 10/90 हमारा आंसर। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हमारा क्या है कि हम डायरेक्ट लेके चलें। हमारा बस ये पहले हमें ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए कि प्रोसेस ये होगा, न्यूमरेटर, क्योंकि न्यूमरेटर को 250% बढ़ा रहे हैं तो न्यूमरेटर में 350 की मल्टीप्लाई
और डिनोमिनेटर में 500/100 की मल्टीप्लाई, तब रिजल्ट ये आया। तो हमें सीधे समझना है कि जो इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, रिजल्ट 7/19 आया, तो न्यूमरेटर में जो 350 की मल्टीप्लाई होनी थी वो सीधे हम यहाँ नीचे लिख सकते हैं, और इधर डिनोमिनेटर में जो 500 की मल्टीप्लाई होनी थी डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं। तो इतना सा पेन चला के भी आंसर निकल सकता है 10/19, काफी कम पेन चलाकर। तो बेसिकली हमें वेज सर्च करने हैं कि किस तरीके से हम पेन कम चलाएं और आंसर जल्दी निकाल सकें। दिमाग का ज्यादा यूज करना है, पेन का कम यूज करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। Question number 5. Sum of two numbers is 2490. If 6.5% of one number is equal to 8.5% of another. ये जो हमारे पास दिया हुआ है then numbers are, ये पूछा है, तो हमें दोनों नंबर्स के बीच में रिलेशन दिया है। हम दोनों नंबर्स का ना रेशो निकाल सकते हैं, बिना पेन चलाए भी निकाल सकते हैं, लेकिन पहले लिख के हम कर लेते हैं एक बार सॉल्व। 6.5% of x equal to 8.5% of y. अगर x अपॉन y हम देखें तो 8.5% अपॉन 6.5 क्रॉस मल्टीप्लाई, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, ही हो गया 17-13। तो ये x और y का 17-13 का रेशो हो गया x और y में, ठीक है। 17-13 का ये रेशो हम डायरेक्ट भी समझ सकते हैं प्रैक्टिकली कि इज मतलब यहां पर इक्वल था, और 6.5% ऑफ वन नंबर इज 8.5% ऑफ अनदर। तो हम समझ सकते हैं वन नंबर अपॉन अनदर नंबर होगा तो 8.5 अपॉन 6.5 मतलब 6.5 यहां पर आ जाएगा, तो कैंसिल करके 17-13। तो प्रैक्टिकली हम वैसे ही समझ सकते हैं कि 17-13 का रेशो है। तो हमें 2490 को 17-13 के रेशो में डिवाइड करना है। अब 17-13 किसी भी नंबर को रेशो में डिवाइड करना हो तो ट्रेडिशनल तरीके बहुत सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें मान लिया 50 to 100 को अगर 7:6 के रेशो में डिवाइड करना है तो बहुत सिंपल है, कम से कम पेन चलाना है, रेशो में डिवाइड करना है। 7 और 6 को ऐड करेंगे 13 से कैंसिल करें, 7 और 6 को ऐड करा 13, ये इवेंटुअली ऐड करना है। 13 से कैंसिल करा 400 की तरह मल्टीप्लाई, 2800 और 2400। कोशिश करनी है बिना पेन चलाए। एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल, मान लिया 6:7:3 और हमें 9600 को डिवाइड करना है। 7 6 ये हो गया 13 और 3 ये हो गया 16 से कैंसिल करें 600 की सबसे मल्टीप्लाई 3600, 4200 और 1800। तो रेशो में डिवाइड करने के लिए हम कम से कम पेन चलाकर या बिना पेन चलाए भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे इनको ऐड करें, ये हो गया 30, ये कैंसिल करें और ये हो गया 83 की मल्टीप्लाई करनी है बेसिकली 83 इंटू 17 और 83 इंटू 13। तो 7 3 जो 21, ये हो गया 2 और ये हो गया 56 और 3 59 और 2 61, 6 14 11 और ये हो गया 3 9 और ये हो गया 24 और 3 27 2 1079। तो हमारा आंसर होगा 14 11 एंड 1079। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 25%। इन ऑर्डर टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय। तो एग्जांपल ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है। तो अगर हम ये देखें कि मान लो कि प्राइस 100 रुपीज था, 100 रुपीज, इसको 25% रिड्यूस करा तो इसका मतलब 75 रुपीज हो गया। ये है ओरिजिनल, यह है ओरिजिनल, ठीक है, ओरिजिनल। अब हमें बोला इन ऑर्डर टू रीस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, यहां से ओरिजिनल की तरफ जाना है, मतलब हमारे पास 75 रुपीज है, ओरिजिनल की तरफ जाना है। तो न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय, तो हमें वापस इसे 100 बनाना है तो कितना इंक्रीज करना है, 25 रुपीज इंक्रीज करना है। तो परसेंटेज में निकालना है कितना परसेंटेज इंक्रीज है। रुपीज में हमें इंक्रीज करना है 25 रुपीज, और कहां से इंक्रीज करना है, 75 से इंटू 100। तो कैंसिल करें 1/3, तो हमें 33 1/3% इंक्रीज करना है, 33 1/3%। बेसिकली आंसर डिफरेंट इसलिए आया क्योंकि परसेंटेज में बेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले बेस पुराना ओरिजिनल नंबर था, ये रिजल्टेंट था, हमने अपने परसेंटेज के सेकंड सेशन में डिस्कस भी करा था
ओरिजिनल से रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट से वापस ओरिजिनल जाना है, तो यहां से यहां पर जब हम जाएंगे तो 33 1/3% इंक्रीज करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, आप थोड़ा सा एक बार समझेंगे इसे तो कई जगह ये काम आने वाला है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, मैन्युफैक्चरर सेल्स हिज प्रोडक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटर at 10% profit, who then sells it to the retailer at 8% profit। रिटेलर pays इतना, तो बेसिकली मैन्युफैक्चरर ने 10% प्रॉफिट में बेचा है। हालांकि प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हो गया, प्रॉफिट का मतलब 100 वाली चीज को 110 में बेच रहा है, 10% ज्यादा में। ये बेसिकली परसेंटेज इंक्रीज है, मतलब 100 वाली चीज को 110, 1000 वाली चीज को 1100, 10% ज्यादा में। और फिर ये है डिस्ट्रीब्यूटर। फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, आगे रिटेलर को 8% प्रॉफिट में बेच रहा है और फाइनल वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो अगर हम ये मान के चलें कि ये x है तो 10% इंक्रीज का मतलब हो गया x इंटू 110/100 डिस्ट्रीब्यूटर के रेट ये होंगे। अगर इसको भूल जाए अभी, अब उस पूरे को भूल जाओ, मान लिया डिस्ट्रीब्यूटर को इसको 8% इंक्रीज करना है, तो x इंटू 110/100 इंटू 108/100 इक्वल टू, अब ये रेट गिवन है 2376। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन करनी है, तो ये कैलकुलेशन अगर हम करें 11 से कैंसिल करें, 11 2 22, 111 1 6 216, अब 102 ये हो गया 2 और x इक्वल टू हो गया 2000। तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारा हो गया 2000 रुपीज। Price of an television includes the manufacturing cost, 10% sales tax and 10% profit. What is the manufacturing cost of a price? तो sales tax and profit to be calculated on manufacturing cost। इसका मतलब सिंपल है कि अगर कोई 100 रुपए का सामान है, 100 रुपीज उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, तो 10 रुपीज तो सेल्स टैक्स हो गया, 10 रुपीज प्रॉफिट हो गया, 120 का बिक रहा है। दोनों परसेंटेज का बेस जो है एक ही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही है दोनों का बेस। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 10% प्लस 10%, ये सक्सेसिव इंक्रीज नहीं है, ओवरऑल 20% ज्यादा प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20% ज्यादा प्राइस हमारे पास गिवन है 14,400। ठीक है, हमें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये ओरिजिनल वैल्यू है और ये रिजल्टेंट है, तो हमें उल्टा चलना है रिजल्टेंट से ओरिजिनल की तरफ। तो क्योंकि अगर ओरिजिनल से रिजल्टेंट जाते हैं तो 120/100 की मल्टीप्लाई करते हैं, हमने परसेंटेज के बेसिक्स में करा था डिस्कस, हमें उल्टा चलना है। तो ये 14,400 में हमें मल्टीप्लाई करना है इसके इनवर्स की 100/120। ठीक है, ये कैंसिल करें अगर हम तो 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12,000। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इतने ही क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में हम और भी परसेंटेज के डिफरेंट वेरिएशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।